नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेकर आया हूं लुसेंट में मौर्य साम्राज्य के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको 14 मौर्य साम्राज्य लिखा है, लेकिन नए लुसेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15 मौर्य साम्राज्य। तो मैं नया और पुराना दोनों से मिला के पढ़ाता हूँ। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं लुसेंट पढ़ा रहा हूँ और लुसेंट आपको जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो आप जनरल कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लुसेंट जरूर पढ़ें। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आएगी तो आप हमें जरूर शेयर करें, आप हमें कमेंट करके लिख के बताएं। ठीक है, ये जनरल कंपटीशन का किंग माना जाता है। जो अभी छात्र मैट्रिक और इंटर किए हैं और जिनका सपना है जनरल कंपटीशन में की तैयारी करना, जिनको जाना है बीपीएससी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बिहार पुलिस, दरोगा, कांस्टेबल, या फिर जो सीटेट करना चाहते हैं, बीएड करना चाहता है, या फिर जो भी कोई एंट्रेंस निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही लाजवाब बुक है लुसेंट। आप लुसेंट को एक बार जरूर पढ़ें और वही लुसेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ। और इसके कई सारे वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के जो भी आपका वीडियो छूट रखा है, जो आप देखना चाहते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता हूँ, लेकिन बताना चाहूंगा इसी बीच आपको साथ साथ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को आगे रख सके जारी, और वो भी अगर जनरल कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इस फील्ड में आए और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज आपका क्लास। आज आपको पढ़ाते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। एक पुराना लुसेंट आपके सामने स्क्रीन पे और नया पुराना दोनों से मिला के आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य एक वंश है जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, आपको याद रखना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे है, तो मौर्य वंश से, आपको याद रखना है। आगे आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 345 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का मदद की थी। घनानंद एक नंद वंश का शासक था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, जो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और जिसने उसको मदद किया था उसका गुरु चाणक्य। चाणक्य उनकी मदद किए थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जो मदद किए थे वो चाणक्य थे। अर्थात घनानंद को हराने में जो मदद किया वो चाणक्य थे। और किसको मदद किया, चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बन गया। तो आपको ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रधानमंत्री कौन था आप बता सकते हैं, चाणक्य। और चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी थे। चाणक्य ही तक्षशिला के आचार्य भी थे। ठीक है, चाणक्य, इनका दूसरा नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, और ये भी बहुत ही चर्चित पुस्तक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक से है। अर्थात ये अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है यह राजनीतिक विषय पर लिखा गया है। ठीक है, फिर से बता दूं, ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक से है और जिसके लेखक है चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। यानी वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। जो पुस्तक लिखे हैं, कौन सा पुस्तक लिखे हैं, तो वो लिखे हैं अर्थशास्त्र। आपको याद रखना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा, चाणक्य ने। चाणक्य और किस नाम से जाने जाते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य किसके गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। घनानंद को हराने में किसने मदद किया, चाणक्य ने मदद किया। किसको मदद किया, चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया, जिसका संबंध राजनीतिक से है। यहाँ पे आपको दे दिया गया, क्लियर कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो एक अर्थशास्त्र है जो एडम स्मिथ से संबंधित है, वो वाला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अर्थशास्त्र चाणक्य के बारे में। ठीक है, उसके बाद है चंद्रगुप्त मगध। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। यानी चंद्रगुप्त जो राजा बना, मगध की गद्दी पर बैठा, वो 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। आपको याद रखना है, ये जैन धर्म को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला है, जहाँ पे ये अपने अंतिम समय को बिताए थे। कौन बिताए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। और श्रवणबेलगोला में ही एक गुप्तेश्वर मूर्ति है, जिसको चामुंड राय ने बनवाया था, जो मैं पीछे में पढ़ाया हूँ आपको। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया।
चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब देखिए, अब आ गया 305 ईस्वी पूर्व की बात, ठीक है। और 305 ईस्वी पूर्व में इसने किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। कौन हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। कब हराया? 305 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरात चंद्रगुप्त को दे दिया। अर्थात सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संधि कर लिया, संधि कर लिया। अब संधि शर्तों के अनुसार उन्होंने काबुल दे दिया, कंधार दे दिया, हेरात दे दिया और मकरात दे दिया। किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी का संबंध स्थापित किया। उसकी पुत्री है कर्नेलिया, कर्नेलिया, जिससे उसने चंद्रगुप्त की शादी कर दी। यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, याद रखना है आपको। आगे आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आपको याद रखना है, यही भद्रबाहु है, यही भद्रबाहु है जिसको मैं जैन धर्म में पढ़ाया था, ठीक है, जो कर्नाटक में चले गए। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा किससे लिए थे? तब भद्रबाहु से लिए थे, ठीक है। आगे आपका मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। आपको मेगास्थनीज के बारे में भी याद रखना है। मेगास्थनीज किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। लेकिन ये किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। आपको याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। आपको ये दोनों बात याद रखना है। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। आपको दोनों बात याद रखना है और एग्जाम में पूछते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। अब आपको आ गया इंडिका। इंडिका को भी आपको महत्वपूर्ण मान के याद रखना है। आपको ऐसे पूछे जाते हैं, इंडिका के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा मेगास्थनीज। या फिर ऐसे पूछेगा, मेगास्थनीज की लिखी कृति कौन सी है? तो इंडिका। आपको याद रखना है, दोनों ही लाजवाब है, इंडिका, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, इंडिका। आगे आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्रियाकस ने किया है। यानी सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन जो लिखा है वो एपियानस ने लिखा है, ठीक है। मैं बुक से बताता हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मैं नया बुक से मैं आपको क्लियर करता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। यानी प्लूटार्क एक और लेखक है, एक और दार्शनिक है जिन्होंने बताया था कि सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी दिया था उसको उपहार में। किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 398 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हो गया। यानी अब चंद्रगुप्त मौर्य अपने देहावास को छोड़ चुके, कहाँ पे चुके हैं? तो श्रवणबेलगोला में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, कहाँ हो गई? श्रवणबेलगोला में। कैसे हो गई? उपवास के दौरान हो गई। कब हो गई? तो 298 ईस्वी पूर्व में। आपको इसको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो गया, कब हो गया? कब हो गया? तो 298 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हो गया? श्रवणबेलगोला में हो गया। और श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आपको याद रखना है, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। आपको ये बात याद, नए बात बताए गए हैं आपको नए लुसेंट में जो कोई खास नहीं है, इसलिए मैं इस पे चर्चा नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं आज आपको पढ़ा देता हूँ साथ साथ विदुसार के बारे में भी, ठीक है। विदुसार के बारे में भी मैं पढ़ा देता हूँ साथ साथ। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी विदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी विदुसार किसका पुत्र हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा विदुसार, जो कब बैठा? 298 ईस्वी पूर्व में। अर्थात जब उसकी मृत्यु हो गई चंद्रगुप्त की, तो उसका बेटा बैठा विदुसार। कब बैठा? 298 ईस्वी पूर्व में। आगे अमित्र घात के नाम से विदुसार को जाना जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? तो विदुसार। आपको याद रखना है, विदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमित्र घात के नाम से इतिहास में कौन फेमस है? तो उत्तर होगा विदुसार। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ये भी आपको पूछे जाते हैं कि अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? तो शत्रु विनाशक। विदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था विदुसार। आपको याद रखना है। वायु पुराण में विदुसार को भद्रसार कहा गया है। देख लीजिए, वायु पुराण में कहा गया इसको भद्रसार। अर्थात वायु पुराण में इसके बारे में चर्चा है, भद्रसार के बारे में, यानी वारिसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने विदुसार के दरबार में टाइमेकस नामक राजदूत भेजा। यानी टाइमेकस नामक राजदूत भेजा। वो कौन बता रहा है?
स्ट्रॉम्बो के अनुसार, स्ट्रॉम्बो बता रहा है, स्ट्रॉम्बो कहाँ का है, सीरियन नरेश एंटियोकस ने, सीरिया के नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। यानी स्ट्रॉम्बो बता रहा है कि सीरिया के नरेश थे एगो एंटियोकस, जो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम के राजदूत को भेजे थे। इससे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी मेगास्थनीज ऊपर वाला अध्याय, अर्थात आपको जो मैं ऊपर बताया चंद्रगुप्त मौर्य में, और मेगास्थनीज का ही उत्तराधिकारी, यानी उसी का उत्तराधिकारी इसको माना जाता है। किसको माना जाता है, डायमेकस को। डायमेकस नामक राजदूत है ना, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सीसेन कहा गया है। देखिए, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, सीसेन। आपको यह बात याद रखना है, बीपीएससी जैसे एग्जाम आप फेस करेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, सीसेन। आगे आपका बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। यानी जब बिंदुसार राजा था तब तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, उसका वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। अर्थात जब वहां पे विद्रोह हुआ तक्षशिला में, तो सबसे पहले सुसीम को भेजा गया उसको दबाने के लिए, और बाद में अशोक को भेजा गया। ठीक है, आगे आपका इंथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस एक से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अर्थात इथीनियस बताता है, इथीनियस एक दार्शनिक थे, लेखक थे, जो बताते हैं कि बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस एक से कुछ मदिरा मंगवाए थे, सूखे अंजीर मंगाए थे एवं एक दार्शनिक भेजने के लिए प्रार्थना किए थे। ठीक है, बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। यानी बौद्ध के जो विद्वान है, बौद्ध के जाने माने व्यक्ति हैं तारकनाथ, वह बताए थे कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। आपको यहाँ तक याद रखना है, 16 राज्यों का विजेता था। तो आज तक मैं इतना ही रहने देता हूँ बिंदुसार तक। मैं कल पढ़ूंगा आपको अशोक, और अशोक का पूरा लंबा चैप्टर चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार के आप सजेशन देना चाहते हैं या आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट में हमें लिख के बताइए।